Dear students, let us now talk about the next topic, that is brief account of evolution. अभी तक हमने इवोल्यूशन में कई सारे चीजें ऑब्जर्व की है कि इवोल्यूशन जो है दैट वाज इनिशियली इट वाज अ केमिकल इवोल्यूशन, मतलब जो केमिकल सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट थे इन द ओशियनिक वाटर दे हैव कंबाइंड इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म द फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स. और ये जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स थे they were considered to be similar to microspheres or cocervates, and from this primitive cell the first prokaryotic cell have came into existence, and this was all about 3.5 billion years ago. तो बहुत ही टाइम पहले की बात है जब सबसे पहला प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिस्टेंस में आया था. ये प्रोकैरियोटिक सेल्स पहले कैसे थे? हेटेरोट्रॉफिक थे, एंड देन आफ्टर दे चेंज टू ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक में भी they were anaerobic, and then after they have changed to aerobic. Lastly were the one which were evolving the oxygen, जो ऑक्सीजन रिलीज करते थे, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर किया गया है लाइक साइनोबैक्टीरिया. After that they were able to perform photosynthesis, they were able to release the oxygen and thereby increase the amount of oxygen in the environment, and therefore it gave rise to the first eukaryotic life forms. So here in this topic about brief account of evolution, what are we going to discuss is that which type of organisms came into existence during which duration. कौन से टाइम पे कौन से ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेंस में आए थे और कौन से ऑर्गेनिजम्स उसमें से डोमिनेंट थे, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं that about 2000 million years ago, MYA stands for million years ago. तो 2000 मिलियन इयर्स अगो सबसे पहला लाइफ फॉर्म, सबसे पहला सेल्यूलर फॉर्म जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था, एंड दिस अपीयर्ड ऑन द अर्थ. तो इसके पहले जो है वो सब क्या हो रहा था? केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था. केमिकल इवोल्यूशन मतलब वो सारे जो पहले एटम्स थे, फिर मॉलिक्यूल्स बने, फिर मॉलिक्यूल्स में से देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स, दैट इज simple molecules, and then macromolecule formation took place. तो वो chemical evolution हुआ था, and then after biological evolution. इसमें से कई cells ऐसे थे that were having an ability to release the oxygen. So some of the cells were such that they were able to release the oxygen. मतलब directly नहीं आए होंगे, हमने इसके पहले already हमने पढ़ा हुआ है कि क्या हुआ था. पहले atoms थे, मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स के बाद देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर्स, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फिर इनके कॉम्बिनेशन से मैक्रोमॉलिक्यूल्स बने. मैक्रोमॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से फिर सेल लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें एज्यूम कर लिया गया कि मे बी ऐसे सेल बने होंगे, वो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए थे जिसे कहा था प्रोटोसेल्स और प्रिमिटिव सेल्स. प्रिमिटिव सेल में से पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स बने थे. ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हेटेरोट्रॉफिक थे, ओशियनिक वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर था डायरेक्टली उसे कंज्यूम करते थे, एंड देन आफ्टर दे हैड टू सर्वाइव. ऐसे करते करते देयर वाज प्रेजेंस और इवोल्यूशन ऑफ विच ऑर्गेनिजम्स? ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स एग्जिस्टेंस में आए थे विच वर रिलीजिंग द ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. The reactions could be similar to photosynthesis where water is split with the help of solar energy. ये जो रिएक्शन हुई होगी ऑक्सीजन रिलीज करने वाली, वो कैसे हुई होगी? तो पहले क्या था? पहले फोटोसिंथेसिस होता था प्रोकैरियोट्स में, but the source of oxygen, the source of release was not water, instead it was H2S. क्या था source of hydrogen? H2S था. तो H2S जो था उसमें से क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन जो था that was used up in the reduction reaction, and the oxygen was not there, there was sulfur. तो ये जो सल्फर था that was released as a waste, right? फिर क्या हुआ कि there was presence of water, H2O यूज होने लगा. तो फोटोसिंथेसिस में हमें पता ही है कि H2O क्या होता है? स्प्लिट होता है, that is known as photolysis of water. So photolysis of water takes place but in presence of solar energy. Photolysis होगा, पर कब होगा? Only when solar energy is present. So in presence of solar energy there was splitting of H2O, and therefore the oxygen was released as an end product of photosynthesis. And
This process was happening by proper channelized light harvesting pigments. तो क्या existence में आया होगा? Chlorophyll. So chlorophyll could have came into existence. Instead of H2S, the source of hydrogen was H2O, and therefore oxygen was released as an end product. Release of this oxygen gave rise to the first एरोबिक ऑर्गेनिजम्स. इसके पहले सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे थे? एनएरोबिक थे. तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स माइट हैव केम इनटू एग्जिस्टेंस. स्लोली देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ऑलरेडी चेंज्ड टू नाउ मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स. क्योंकि पहला यूकैरियोटिक सेल बन गया. अब ये यूकैरियोटिक सेल क्या करेगा? इट विल डिवाइड, इट विल ग्रो एंड दे विल बी गिविंग राइज टू मल्टी सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स. अब मल्टी सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स तो आ गए, पर इनमें सबसे पहले आने वाले कौन से थे? वैसे तो स्पॉन्जेस थे. स्पॉन्जेस वेर द ऑर्गेनिजम्स, बट जनरलाइज अगर लिखा जाए तो क्या आया था? इनवर्टिब्रेट्स. ओके, बिकॉज स्पॉन्जेस ऑल्सो बिलोंग टू invertebrate, and that was about 500 million years ago. So 500 million years ago, the first invertebrates might have came into existence. However, ये invertebrates जो हैं उनके fossils इतने ज्यादा नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा primitive हैं and they are found very deep in the rocks in the oceans. So to get their fossils is also very difficult. About 350 million years ago, the next organisms came into existence were jawless fishes. So next organisms which were present were the fishes but without the jaws, right? So जो हम बोलते हैं that there are two types of groups of fishes, right? The one are without jaws and one are with jaws. Agnatha and Gnathostomata. तो invertebrates आए थे about 500 million years ago. फिर वर्टिब्रेट्स आए थे. वर्टिब्रेट्स में भी सबसे पहले कौन है? जॉलेस फिशेस हैं, एंड दैट इज अबाउट 350 मिलियन इयर्स अगो. Simultaneously about 320 million years ago, seaweeds and few plants came into existence. तो plants जो है वो later on आए थे. तो plants जो है उनका existence start हो गया था, but that is what? Seaweeds. मतलब aquatic plants की बात है. The first organism that invaded land were plants. मतलब अभी तक जो सारी बात की वो किसकी की? ओशियंस की, पानी की. पानी के अंदर सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स आए, जॉलेस फिशेस आई, सीवीड्स आए. पर अगर लैंड की बात की जाए तो लैंड पे उस टाइम पे एनिमल्स नहीं थे. तो लैंड पे सबसे पहले क्या एग्जिस्ट हुआ था? द फर्स्ट टू इन्वेड ऑन लैंड वेर द प्लांट्स, एंड these plants once came, then after they were followed by what? Different animals which invaded on the lands. मतलब जो land है, terrestrial area है, उस पे पहले plants आ गए थे, and after several years the animals also came into existence on the land. उसके पहले सारे ही जो animals थे वो सारे कैसे हैं? Aquatic हैं, water के अंदर है. Now there were some of the fishes which were stout and strong fins. मतलब fins जो थे उनके वो छोटे और बहुत ही ज्यादा strong थे. तो ऐसे fins वाली जो fishes थी, they could even come up on the land and even go into the water. So they were able to switch between the two forms. Fishes जो थे वो ऐसे भी fishes थे जिनके fins बहुत ही छोटे और बहुत ही strong थे. तो ऐसे fins वाली जो fishes थी, they could easily get into the land and again go back into the water. And this happened about 350 million years ago. So these were known as lobe fins. 1938 में there was a fish which was caught in South Africa, and this fish was coelacanth. And this coelacanth is now thought to be extinct, but they were known as lobe fins. क्या कहा जाता है? lobe fins. तो 1938 में साउथ अफ्रीका में ऐसी एक फिश मिली थी, और ये जो फिश है उसको एक्सटिंक्ट माना जाता है अभी, बट दे वर नोन एज लोब फिन्स. और ये जो लोब फिन्स थे उनके कैरेक्टर्स ऐसे थे, दे कुड कम अप ऑन लैंड, दे कुड गो ऑन वाटर, एंड देयरफॉर दे हैव इवॉल्व्ड इनटू एम्फीबियंस. मतलब वो जो एम्फीबियंस टर्म है वो इसमें से आया होगा कि ऐसे फिशेस जो लैंड पे भी है और पानी में भी जा सकती है, तो उनके पीछे नाम दिया क्या है? Amphibians. They live on land as well as in the water. And this early amphibians are known to be ancestors of frogs and salamander. मतलब frog and salamander तो modern day names है, modern day organisms है, पर इनके जो ancestors थे वो ऐसे रहे होंगे लोब फिन्स की तरह,
और दोनों जगह पे मूव होते होंगे, इसीलिए उसमें से आया है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशंस आने की वजह से द नेक्स्ट कैटेगरी टू कम इनटू एग्जिस्टेंस वाज रेप्टाइल्स। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सर्टेन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट इवोल्यूशन। So as we said that the first one that were the prokaryotic organisms, and from there the first eukaryotic organisms came into existence. From the eukaryotic organisms, various multicellular organisms came into existence. The first were the invertebrates, that was about 500 million years ago, and then came the jawless fishes, which was about 350 million years ago. And after that, so and so seaweeds and other plants, and then after there were land plants to come, and this was all around 300 million years ago. So the land plants also came into existence. After the land plants, there was then the existence of animals which also came upon land. तो ऐसे फिशेस थी जिसे कहा जाता है लोब फिन्स, और ये जो लोब फिन्स थी, उनके जो फिन्स होते हैं वो इतने ही स्ट्रॉन्ग और स्टाउट थे that they could even come up on the land and go back into the water, and that gave rise to the first amphibians. इन एम्फीबियंस को क्या माना जाता है? जो आज के मॉडर्न डे फ्रॉग्स हैं, सैलमेंडर्स हैं, इनका एंसेस्टर माना जाता है इन ऑर्गेनिजम्स को। दैट इज एम्फीबियंस जो उस टाइम पे देखने को मिले थे अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, उनको अभी के एंसेस्टर्स माना जाता है। The next one that is the amphibians evolved into the reptiles. अब amphibians के बाद जो existence में आए थे वो थे reptiles. Reptiles के जो eggs थे वो transparent नहीं थे, instead their eggs were thick shelled eggs, मतलब eggs के surrounding एक thick shell था और वो उसे पानी में ले नहीं करते थे, instead they laid their eggs on the land. क्योंकि जो एम्फीबियंस होते हैं दे विल बी गिविंग ऑफ देयर लार्वा एंड दैट सर्वाइव्स ओनली इन वाटर, तो उनके जो एग्स होते हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट से होते हैं, राइट, और बहुत ही डेलिकेट होते हैं, जबकि रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके जो एग्स रिलीज हुए थे वो एग्स कैसे थे? थिक शेल्ड थे, एंड दे डिड नॉट ड्राई अप इन द सन। The reason for amphibians to lay the eggs in water was कि उनके eggs transparent होते हैं और अगर sunlight present होगी तो eggs will dry up and the embryo will die. पर यहाँ पे ऐसा नहीं था, eggs जो थे वो thick shelled थे and moreover ये जो eggs जो थे they were not even drying up in the sun unlike the amphibians. Their modern day descendants are turtle, tortoises and crocodile. तो उस टाइम पे जो अर्ली रेप्टाइल्स थे वो शायद थोड़े बहुत अलग होंगे, पर अभी के जो मॉडर्न है वो कौन से हैं? टर्टल्स हैं, टॉर्टोइसेस हैं और क्रोकोडाइल्स हैं. दे आर कंसिडर्ड टू बी द मॉडर्न डे रेप्टाइल्स. In next 200 million years, the reptiles with different shapes and size dominated on Earth, and then came the era of reptiles. मतलब अलग अलग तरह के, अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइजेस के रेप्टाइल्स जो थे वो एग्जिस्टेंस में आ गए. और हम मेनली कौन से रेप्टाइल्स की बात करें? द लार्ज साइज डायनासोर्स. ये एग्जिस्ट हुए थे और ये डायनासोर्स जो थे दे वर सर्वाइविंग ऑन द लैंड ऑल ओवर द अर्थ. Giant fawns मतलब टेरिडोफाइट्स जो थे that were also present at that time, क्योंकि जैसे जैसे एनिमल्स का इवोल्यूशन हो रहा है साथ में प्लांट्स भी इवॉल्व हो रहे हैं. तो प्लांट्स में उस टाइम पे डोमिनेंट थे टेरिडोफाइट्स, पर ये जो टेरिडोफाइट्स थे दे वर फॉलिंग ऑफ एंड दे वर फॉर्मिंग द कोल. तो हमारे पास आज जो कोल डिपॉजिट्स है वो इतने मिलियन ईयर्स पहले जो टेरिडोफाइट्स थे when they have fell off and they have deposited this, they have converted to the coals which we can utilize now. Some of the land reptiles went back into the water. ऐसे भी reptiles थे जो वापस पानी में जा सकते थे, and they into the water to evolve into fish-like reptiles. मतलब ऐसे भी reptiles थे जो fish-like थे और ऐसे भी reptiles थे जो completely terrestrial भी थे. So that happened about 2000 million years ago. For example, Ichthyosaurus. Ichthyosaurus is one such reptile which can be found on land as well as now it is completely present in water, right? और Ichthyosaurus जो है वो fish की तरह दिखता है. It is a reptile but it has appearance like fish.
These land reptiles, अगर हम लैंड पे जो रेप्टाइल्स है उनकी बात करें तो उसमें क्या आता है? डायनासोर्स. The reptiles which existed on the land were the dinosaurs, and the biggest dinosaur out of them was Tyrannosaurus. The Tyrannosaurus was the biggest dinosaur with about 20 feet height, and it had sharp dagger-like teeth. और ये जो teeth थे, that is, it was able to eat everything. So Tyrannosaurus जो था, that was the largest dinosaur. 65 million years ago, suddenly what happened? That all dinosaurs got disappeared. कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सारे ही जो डायनासोर्स थे वो सारे ही डिसअपियर हो गए. और डायनासोर्स डिसअपियर होने का रीजन अभी तक अननोन है. कई कहते हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, कई कहते हैं दैट देयर वाज अ कैटास्ट्रोफिक चेंज दैट हैपेंड, दैट ऑल द डायनासोर्स डाइड सडनली. हाउएवर, देयर इज नो सच कंक्लूजन दैट हाउ द डायनासोर्स माइट हैव डाइड. And then came into existence were the mammals. The very first mammals to exist were like small organisms called shrews. और इनके fossils भी बहुत ही छोटे थे. You can search out the images of shrews on your internet. Mammals जो होते हैं वो viviparous होते हैं. They give rise to the young one. और अपने यंग वन को ये प्रोटेक्ट भी करते हैं इनटू द मदर्स बॉडी, राइट, जिसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं. तो यंग वन जो है जब तक वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो जाता, इट इज प्रेजेंट इन द मदर्स बॉडी, एंड दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स. Mammals were more intelligent in sensing and avoiding the danger. तो mammals की ये characteristic है to sense everything and to avoid any type of danger. So this is again some of the characteristics of evolution. So now the reptiles were considered to be the most dominant organisms to exist. Now slowly and slowly the number of reptiles decreased because a large number of dinosaurs were already being died. So as the reptiles decreased, the next to come into existence were the mammals, and the population of these mammals increased so rapidly that they covered all over the earth. So mammals are considered to be the most dominant organisms till today. These were in South America resembling horse, hippopotamus, rabbit, etc. मतलब हॉर्स के जैसे दिखने वाले, हिप्पोपोटामस के जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स जो थे, they were found in which place? साउथ अमेरिका. क्योंकि वो प्रेजेंट डे हॉर्स है, प्रेजेंट डे हिप्पोपोटामस है, बट बिफोर मेनी इयर्स मे बी दे माइट बी नॉट एग्जैक्टली सेम एज अभी जो हॉर्स है वो, क्योंकि हॉर्स जो है उसका भी इवोल्यूशन हुआ है. इनिशियली जो हॉर्स थे दैट वर अबाउट द साइज ऑफ द डॉग्स ओनली. तो प्रिमिटिव हॉर्सेस जो थे उनकी साइज भी बहुत छोटी थी. इवन देयर इज डिफरेंस इन देयर टोज, इवन देयर इज डिफरेंस इन देयर अपीयरेंस ऑल्सो. And slowly due to evolution what we see today is a modern day horse. पर ये जो horse थे, hippopotamus थे, ये organisms पहले भी exist करते थे, but their size and their structure was slightly different. Due to continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जब ज्वाइन था तो क्या हुआ था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मीन्स अ टाइप ऑफ सेपरेशन. ऐसी चीज हुई थी कि नॉर्थ अमेरिकन जो एनिमल्स थे दे वर मोर डोमिनेंट देन द साउथ अमेरिकन, एंड देयरफॉर ऑल द साउथ अमेरिकन ऑर्गेनिजम्स वर ओवररिडन एंड द होल प्लेस वाज टेकन बाय नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स. तो ये समझाया गया है बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था जब हमने डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था. हमने कहा था दैट मेनलैंड जो है एशिया, उसमें से ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हुआ है. तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो अभी पॉपुलेशन है वो इसीलिए सरवाइव कर रही है क्योंकि वहां पे कोई भी प्लेसेंटल मैमल्स नहीं है, इसीलिए मार्सुपियल्स जो है दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग. ओके, तो यहाँ पे ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट द पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैव सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉम्पिटिशन. क्योंकि वहां पे कोई प्लेसेंटल मैमल है ही नहीं, प्लेसेंटल मैमल नहीं है तो कोई कंपटीशन नहीं है, इसीलिए पाउच्ड एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे देखने को मिलते हैं, नॉट एट एनी अदर प्लेस.
सम मैमल्स लिव कंप्लीटली इन वाटर, ऐसे भी मैमल्स हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं, जैसे कि वेल्स हैं, सील्स हैं, सी काउज हैं, ये सिर्फ पानी में देखने को मिलते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, हॉर्स है, हिप्पोपोटेमस है, इन सबका भी इवोल्यूशन हुआ है, और इवोल्यूशन होते होते इतने चेंजेस हैं कि अब उन्हें हम कंप्लीटली अलग ही स्पीसीज मानते हैं। Next we will discuss about the evolution of man, which is the last topic from this chapter.